पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि चंद बिजनेसमैन थे जो वजीर आजम से जाके मिले और उन्होंने रोना रोया वहां पे कि जनाब नैब हमें तंग कर रही है। तो उसके बाद वजीर आजम ने वो बयान दिया। ये कौन से बिजनेसमैन थे? इतने बड़े बड़े अमीर लोग, इनके जितनी दौलत इन्होंने इकट्ठी की, अगर नैब उसकी तहकीकात कर रही है तो इसमें ऐसे रोने की क्या बात है? अभी तो थोड़ी सी तहकीकात हुई है, अभी तो कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। आज इस पे भी नाज़रीन बात करेंगे। साथ साथ परवेज रशीद साहब जो पीआईए के मामले पे कहे थे कि हम पर काट देंगे, और उसके बाद पीआईए के 2 एम्प्लॉइज की वहां पे शहादत हुई और अब मामलात यहां तक पहुंच गए कि पाकिस्तान एयरवेज रजिस्टर करवा दी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। और आज वजीर इत्तलात कह रहे थे हम कुछ इदारे हैं जिनके नाखून बढ़ गए हैं, हम नाखून उनके तराश देंगे। तो अब ये नाखून तराशने का मैसेज उन्होंने नैब को दिया है या दीगर इदारों को दिया है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको याद होगा कि 2014 मार्च 3 को FA डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ था, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रफाकत अवान साहब, फिजा मलिक, दीगर बुकला, कुछ चंद पुलिस वाले शहीद हुए थे। उसके बाद जैसे कि हम हर मामले के बात करते हैं, एक कमीशन बना दिया गया। बिल्कुल जनाब, एक कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बना, सुप्रीम कोर्ट में भी तहकीकात नहीं, JIT भी बनी इस मामले पे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? इसी इंक्वायरी की एक रिपोर्ट आज नाज़रीन हम आपसे शेयर करेंगे कि इस इंसिडेंट में जो उस वक्त के पुलिस वाले थे उन्होंने पुलिस के किरदार के बारे में क्या कहा। और जब आप ये चौंका देने वाली चीजें देखेंगे तो मेरे जहन में ये सवाल आया था कि चाहे आप पैसे दे दें, चाहे आप वेपन दे दें, जब एक बुज़दिल शख्स वहां पे खड़ा होगा तो वो शहरियों का दिफा कैसे करेगा? नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट कैसे होगा? इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह से गवर्नेंस चल रही, वैक्सीन, करोड़ों रुपए की वैक्सीन जो बच्चों को दी जाती हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, उससे बच्चों की हलाकत भी हुई। लेकिन जिन लोगों की गफलत की वजह से ये हलाकत हुई, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या मामलात हमारी रियासत के इसी तरह से चलते रहेंगे? चौधरी निसार साहब ने आज बड़ा जिक्र किया कि जनाब हमने कोई केसेस शुरू नहीं किए, तो और हम सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स पे कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत प्रो जुडिशियल रोल था, लेकिन जब भी नून लीग की हुकूमत जब से आई है ऐसे मामला देखने में नहीं आ रहे। और उसका सोल्यूशन चौधरी निसार साहब ने दिया कि कोई आम शहरी जा सकता है उस पर पिटीशन लेके, या इदारे खुद इसका नोटिस ले सकते हैं। मैं अपने पैनल्स का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली रजा आबदी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इससे पहले कि नाज़रीन मैं पैनल से गुफ्तगू का आगाज करूं, आपको ये इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाते हैं जो FA डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में कचहरी पे जो हमला हुआ था उस वाक़े से रिलेटेड है। और इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, पहले शाहिद खान सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इनका बयान है, वो कहते हैं जी मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि इस्लामाबाद पुलिस वाले शायद बुज़दिल। अगर हमारे प्रोड्यूसर आपको नाज़रीन ये फुल स्क्रीन पर दिखा सकें तो आप ये टेक्स्ट ज्यादा बेहतर तौर पर पढ़ भी सकेंगे। और उसके बाद जवाद पॉल साहब जो उस वक्त के चीफ कमिश्नर थे, वो कहते हैं कि जनाब जो इस्लामाबाद पुलिस वहां पे थी उनके पास असलहा भी था, लेकिन उन्होंने वहां पे सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया और जाके छुप गए। और उसके बाद वहां से भागने में भी कुछ लोग कामयाब हो गए, जो पुलिस वाले थे वो वहां से भागे भी बजाय इसके कि दहशतगर्दों का मुकाबला करते। ये उस वक्त के चीफ कमिश्नर जवाद पॉल साहब इस्लामाबाद पुलिस के लोगों के बारे में कह रहे हैं। इसके बाद सिकंदर हयात साहब जो उस वक्त के IG पुलिस इस्लामाबाद थे, वो कहते हैं कि जनाब मैं एक बहुत जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस अफसर हूं और इंस्पेक्टर जनरल होने के नाते मैं ये फेलियर इस्लामाबाद पुलिस का पूरी दयानतदारी के साथ तस्लीम करता हूं। और हमने बड़ी कोशिश की, अनथक कोशिश की कि परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जाए, लेकिन हम अपना हदफ हासिल नहीं कर सकते, जो डिजायर्ड टारगेट से अचीव नहीं कर सके। उसके बाद नाज़रीन सुल्तान आजम तैमूरी साहब जो उस वक्त AIG ऑपरेशन थे, वो बहुत वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि जनाब ये गैर जिम्मेदाराना रवैया था, बुज़दिली थी इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग वहां पे डिप्लॉयड थे, और एक शर्मनाक तरीके से वो वहां से भागे बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों को रोकते या उनका मुकाबला करते या सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते। साथ साथ वो कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस का फेलियर था, कंप्लीट फेलियर था, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी फेलियर था, परफॉर्मेंस फेलियर था पुलिस का, और जो कि फुल ऑफ कावर्डिस, बुज़दिली से भरपूर था।
प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, मिसकंडक्ट और क्रिमिनल डेलिक्वेंसी। बिल्कुल ये बात उस वक्त के सीनियर पुलिस अफसरान जिन्होंने इंक्वायरी की वो कह रहे हैं। मुजाहिद शेरदिल साहब जो उस पर डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने इस बारे में भी ये कहा कि हाँ जी इंटेलिजेंस फेलियर भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव भी फेलियर भी था, साथ साथ पुलिस की बुजदली का इन्होंने भी जिक्र किया और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि द डिप्लॉयड पुलिस ऑफिशियल्स प्रूव देमसेल्व्स एज कावर्ड्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स हु ब्रॉट बैड नेम टू द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज टू द कंट्री। उसके बाद मलिक मतलूब हुसैन साहब एसएसपी ऑपरेशंस, वो भी यही चीजें इन्हीं चीजों का जिक्र करते हैं और साजिद कियानी साहब जो कि उस वक्त एसएसपी लॉजिस्टिक इस्लामाबाद थे, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में इन्हीं चीजों का जिक्र करते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब ये वाकया हो गया और हर वाकये की तरह हमने इस पे भी एक कमीशन भी बना दिया, कमीशन की रिकमेंडेशंस भी आ गई और ये वाली इंक्वायरी रिपोर्ट जो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से बुजदली का जिक्र कर रहे हैं उस वक्त सीनियर अफसरान, कोई एक्शंस हुए, कोई पनिशमेंट्स मिली किसी को या तरक्की दे दी गई जैसे कि बाकी वाकयात में होता है, कमीशन बनाओ, मिट्टी पाओ, उसके बाद लोग भूल जाएंगे और लोगों को तरक्कियां दो, बाकी काम चलता रहेगा। मैं समझता हूं कि हिस्ट्री के अंदर इस वक्त जैसे चौधरी निसार अली खान इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जितनी बेहतरी लेके आए, जितनी इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए, पहले कभी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस के अंदर टोटल 86 भर्तियां की बात की, अगर मुझे माफ करें मैं थोड़ा सा एक और आपको मैं चीज बता दूं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, ताकि बात हम आगे उस पर ज्यादा बेहतर पैराए में कर सके, थोड़ी सी आपकी इजाजत के साथ। नाज़रीन, ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां ये इंक्वायरी रिपोर्ट्स पेश भी होती रही, वहां चौधरी निसार साहब की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से अगर फुल स्क्रीन पे हमारे प्रोड्यूसर आपको दिखाएं तो चौधरी निसार साहब ने, आपको याद होगा कि उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि शायद जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रफाकत अवान साहब हैं उनके गार्ड की गोली उन्हें लगी और इसमें आके यहां पे जिक्र आता है कि नहीं जनाब ऐसा नहीं था। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और जब इनका रीडर अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो मलिक खालिद नून जो कि रीडर था जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रफाकत अवान का, उन्होंने अदालत को बनाया कि ना पुलिस ने मुझे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। एक एएसपी AR अजीज उन्होंने कहा कि जनाब आप ये स्टेटमेंट दें, उन्हें मजबूर किया गया रीडर को, आप स्टेटमेंट दें कि कोई भी हमला आवर अदालत के कमरे में जज के नहीं गया और उसने कोई सेवरल अटैकर्स को वहां पे एंटर होते हुए नहीं देखा और फायरिंग करते हुए नहीं देखा। इवन जज के रीडर को प्रेशराइज कर रहे थे और हवाला इस पे दिया जा रहा है चौधरी निसार की वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। ऐसी सियासत कम से कम चौधरी निसार नहीं करता, मगर मैं पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने शायद की बात की है, चौधरी निसार ने शायद की बात की है। उसके बाद पुलिस वाले तो आपको पता है ना, मोर रॉयल देन द किंग, मगर उसके बाद उन्होंने तो भागना है आगे। इसको आप इससे नहीं मिलाएं। पुलिस के अंदर सियासी भर्तियां हमेशा हर टेन्योर में होती जाती हैं। जब सियासी भर्तियां होती है और उनको किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए पुलिस को ट्रेनिंग दिलाई जाती है, वो भी हम नहीं देते। मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा हूं कि क्यों हमें हर जगह पे रेंजर्स और फौज याद आती है, इस वजह से कि अगर हमारी पुलिस इस तरीके से ट्रेंड हो, ट्रेनिंग ले कि भाई अगर कोई हमला आ जाए, आपने ट्रेनिंग दे दी। आज भी चौधरी निसार साहब कहते हैं FIA के लिए मैं चाहता हूं इनका बेहतर पैकेज मिले, साथ डाल सकते हूं, पैसे नहीं दे रहे। देखिए FIA आज भी आप देखेंगे, पहली मैं ये नहीं कहता हूं FIA 100% ओके हो गई है, मगर पहले से FIA बहुत बेहतर हो गई है। एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाल के इंटरव्यू करके और सियासी जो केस होते थे आजकल कम से कम ये वाकया आपके दौरे हुकूमत में हुआ था। आजकल वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे जितने भी हमले होते हैं, GIT बनती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मगर हम पाए तकमील तक हम उसके नतीजे पे नहीं पहुंचते। और हमें ऐसी स्टडी बनाने के लिए, इसको यकसम पॉलिसी बनाने के लिए हमने नेशनल एक्शन प्लान लेके आए कि 20 पॉइंट मैं आपको चीज बताऊंगा कि उसमें इस्लामाबाद पुलिस, नाज़रीन मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग दस्तावेज है कि उसमें ठेके पे और पेमेंट पे किस तरह इस्लामाबाद पुलिस चलेगी, नेशनल एक्शन प्लान, उस पर ही बात करेंगे। सरदार लतीफ खोसा साहब, आप तो एक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, वकील हैं, काला कोट भी पहनते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को उनके चैम्बर में शहीद कर दिया गया। फिजा मलिक, दीगर वकला वहां पे वो शहीद किए गए, पुलिस वाले शहीद किए गए। उसके बाद हुआ क्या इस सारे केस का, इन पुलिस वालों का कमीशन भी हमने बना दिए। कमीशन हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे भी बनाया, मुर्तजा भुट्टो पे भी बनाया
اور اس کے بعد جو ایک پیٹرن ہم نے دیکھا کہ جو بھی لوگ اس وقت ڈپیوٹیڈ ہوتے ہیں بجائے اس پہ ان پہ کاروائی ہو ان سب کو پروموشنز مل جاتی ہیں. مرسا بھٹو کیس میں آپ کی حکومت نے پروموشنز دی, محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسینیشن کیس میں جو پولیس والے تھے ان کو بھی آپ نے پروموشنز دی, اور یہ ایف اے کچہری والا واقعہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں نون لیگ والوں نے جو لوگ تھے جو کہ ایکسپٹ کریں کہ ہاں جی بزدلی کا واقعہ ہے, ان کی کمانڈ کے اندر بزدلی کا یہ واقعہ ہوا, جس بزدلی کے ساتھ پولیس والوں نے ایکٹ کیا ان کو بھی پروموشنز مل گئی. تو یہ معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ دیکھیں ارشد, بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر انٹیریئر منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کے گارڈ نے ہی گولی ماری ہے, یہ اصل میں کسی ایک فرد واحد پر یا ایک ایڈیشنل سیشن جج پر یہ حملہ نہیں تھا, یہ آپ کی نظام عدل پر, آپ کی ایک آرگن آف دا اسٹیٹ پر, آپ کی ریاست پر حملہ تھا. جس طرح آپ کا اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کا حملہ آپ کے ایجوکیشن پر حملہ تھا, آپ کی تعلیم پر حملہ تھا, آپ کی فیوچر نسل پر حملہ تھا, یہ بھی ایک ایسا ہی حملہ تھا. لیکن اس کو پہلے دن سے ہی انٹیریئر منسٹر نے کنفیوز کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی اس کے تو اپنے گارڈ نے مار. اب مجھے بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ میں اے ایس پی کھڑا ہو کے کہتا ہے, اگر وہ کہتا ہے ڈرائیور کہ مجھے اے ایس پی کہہ رہا تھا کہ تم یہ بیان دو, تو مجھے کیا یہ سر سن لیں نا. دیکھیں اب کمیشن میں جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا یہ کافی ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ بزدل تھے, یہ فلاں تھے, یہ وہ تھے, یہ وغیرہ تھے. تو کم از کم اگر کوئی دنیا کا ملک ہوتا تو اس رپورٹ کے بعد انٹیریئر منسٹر فی الفور مستعفی ہو جاتے. دیکھیں آپ کا سکندر جو ہے سپریم کورٹ اسلام آباد میں ایک انٹیریئر منسٹر تو انتہائی نڈر ہیں, ان کی پولیس والوں کے بارے میں رپورٹ ہے کہ وہ بزدل ہیں, وہ تو انتہائی نڈر انسان نہیں ہے. چھوڑ دیں پولیس, سر سننے کا ذرا حوصلہ رکھیں. ایک شخص سکندر جو ہے اسلام آباد میں کھڑا ہو کر ساری ریاست کو نچواتا ہے, سارا گلوڈ ہے ٹیلی ویژن, پاکستان سارا دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک شخص کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے. اور اس کے بعد جس بزدلی سے اور جس دلیری سے آگے زمرد خان نے اس کے پاؤن سے پاؤن کیا اور اس کو کنٹرول کیا, اس ڈراپ سین ہوا. ماڈل ٹاؤن میں آپ نے 14 بندے مار دیے, آپ کے 90 بندے زخمی ہوئے. ایک جوڈیشل کمیشن باقر نجفی صاحب کی بیٹھی, اس نے صریحاً اور سیدھا جو ہے اس نے پنجاب گورنمنٹ اور چیف منسٹر کو مورد الزام ٹھہرایا. وہ چیف منسٹر بھی بیٹھے ہیں, وہ لا منسٹر بھی بیٹھے ہیں. ارشد یار, ایسی حکومت جو اتنی بے حس ہو اور اتنی جو ہے اس کو ذرا بھی یہ خیال نہ ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں ریاستی وقار کا بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. عوام بھی اس پر دیکھ رہی ہے, ریاست کا ڈھانچہ بھی اس پر ہے, رول آف لا بھی ہے, آئین کی بالا دستی بھی ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ ایسی حکومت, پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انٹیریئر منسٹر دنیا میں کہیں ایسی اگر ہوتی. اور دیکھیں مولانا عزیز صاحب آپ کے بالکل ریاست کے سامنے جو ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں وزیر انٹیریئر منسٹر صاحب کے اس پر کوئی کیس نہیں ہے, حالانکہ وہ عدالتی مفرور قرار دیے جا چکے ہیں. اور ان پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیس ہی نہیں ہے, کوئی اگر ہے تو ثبوت لے کے آئیں. اب انٹیریئر منسٹر صاحب اگر ان کا یہ رویہ ہو, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انٹیریئر منسٹر کی کوئی اس کی اپنی حکومت میں کوئی سنتا ہے؟ کیا ان کے جو ہے کسی ایک کے ساتھ بھی تعلقات ایسے ہیں کہ یہ آپس میں ان کا کانفیڈنٹ کا رشتہ؟ آپ نے یہ سارے سوالات اٹھائے ڈاکٹر رمیش کمار سے, میں یہ سارے مجھے علی رضا عابدی صاحب سے میں ایک چیز پوچھوں. علی رضا عابدی صاحب, کراچی میں اور خصوصاً سندھ میں تو ہم نے دیکھا کہ جناب پولیسنگ کافی ایفیکٹو قسم کی ہوئی. اگر میں آپ کو یہ دستاویز دکھائے, ہمارے فل اسکرین اگر دکھا دیں اور میں تھوڑے اس کے کانٹینٹس آپ کو بتا دوں اور آپ سے موازنہ دیکھوں کہ آئی جی اسلام آباد نے ایک لیٹر نکالا ہے ناظرین 26 جنوری 2016 کو, اور یہ لیٹر نکلا ہے نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد. اور اس میں آئی جی اسلام آباد صاحب کہتے ہیں کہ جی جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہوتے ہیں, ایکیوز ہوتے ہیں, ان کو جب ہم نے عدالتوں میں لانا ہوتا ہے, خصوصاً اگر وہ ایف آئی اے, نیب یا اینٹی نارکوٹک فورس کے ہوں, تو اس کو لانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جناب آپ کو اگر ہماری سروسز چاہیے تو ہم آپ کو لاجسٹک سپورٹ دیں گے آن پیمنٹ. یہ آئی جی اسلام آباد نے لیٹر نکالا ہے ان تمام کمٹمنٹس کے بعد کہ جناب ہم نیشنل ایکشن پلان بھی بنا رہے ہیں, دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ بھی لڑیں گے. ایک ایسی پولیس جو ایف اے کچہری کے حوالے سے انکوائری رپورٹ میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بزدل ہے, وہ اب فار سیل آن پیمنٹ بھی آ گئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ علی رضا عابدی صاحب؟ بہت شکریہ ارشد. دیکھیے اس میں کچھ فیکٹس کو کلیئر بھی کرنا ہے کہ جب کچہری پہ اٹیک ہوا تھا تو احرار ہند کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس نے اس کو قبول کیا تھا.
اور اس نے ریزن یہ دیا تھا کہ جی ہم اسلام کا سسٹم پاکستان میں چاہتے ہیں اور ہمارا جو اٹیک کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو جوڈیشری ہے یہ اسلامی قوانین کے حساب سے نہیں چلتی. اچھا ایک چیز اور ہے اس میں بہت ضروری کہ چودھری نثار صاحب نے جب پارلیمنٹ میں آ کے اس کی بریفنگ دی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جج صاحب کا قتل جو ہے وہ دہشت گردوں کی وجہ سے نہیں ہوا. وہاں پہ وہ اس طرح ہوا کہ ایک پولیس والا اندر چلا گیا کمرے میں جو کہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی کمر دروازے کی طرف کی اور اس کی پسٹل جو تھی وہ سامنے جج کی طرف تھی. پیچھے جب بلاسٹ ہوا تو اس بلاسٹ کی وجہ سے اس کے سے گولیاں چل گئیں. ہم نے یہ سوال پوچھا کہ جی جج صاحب کو 3 گولیاں لگی تو انہوں نے 3 گولیاں کیسے مار دی پولیس والے نے, تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. بہرحال یہ پارلیمنٹ کی اسپیچ میں ان کے ریکارڈ میں موجود ہے جب وہ آ کے نیشنل اسمبلی میں بتا کے گئے تھے. تو یہ کیا ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے ان لوگوں کو کہ جن سے بعد میں پھر انہوں نے بات چیت کرنے کی بھی کوشش کی کہ اس طرح کی کالعدم تنظیمیں جو کہ پروسکرائبڈ ہیں, جو بینڈ ہیں, جس سے پی ایم ایل این کا باقاعدہ ایک موقف تھا کہ ان سے ٹیبل ٹاک کی جائے نہ کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک کیا جائے. وہ تو سلام ہے ہماری آرمی کو کہ انہوں نے ایک انسینٹیو یہ انسینٹیو لیتے ہوئے اس کو اپنی طرف سے پری ایمپٹ کیا اور پھر انہوں نے ضرب عزم آپریشن شروع کیا. ورنہ آج پاکستان کے حالات اس سے کہیں بہت بہتر ہو چکے ہوتے کیونکہ یہ حکومت نیشنل ایکشن این کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن صرف یہ یا تو بلوچستان میں چاہتے ہیں یا پھر سندھ میں چاہتے ہیں. پنجاب میں جب بات آتی ہے کہ جی وہاں پہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں جن کو اپنی بغل کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ان کے اوپر کیوں نہیں ایکٹیویٹی ہوتی یا پھر وہاں پہ رینجرز کیوں نہیں جاتی ہے. جو آپ نے سوال پٹھان کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا, بالکل میں اس پہ آتا ہوں. آپ نے یہ جو باتیں کی اس پہ ناخن تراشنے کی باتیں وزیر اطلاعات نے آج کی ہیں کچھ اداروں کی, اور نیب کے حوالے سے وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کچھ بزنس مین تھے جو جا کے وزیر اعظم سے ملے, انہوں نے وہاں اپنا رونا دھونا کیا تو اس کے بعد وزیر اعظم کا یہ بیان آیا. ایسے کون سے بزنس مین ہیں جنہوں نے یہ رونا دھونا وہاں پہ وزیر اعظم کے پاس کیا, اور وزیر اعظم کے لیے وہ بزنس مین اتنے اہم کیوں ہیں؟ ایک وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے آج پھر ایک اور کمیشن بنانے کا کہا کہ جناب ایف آئی اے جتنی بھی تحقیقات کر رہا ہے آپ اس پہ عدالتی کمیشن بنا. پھر ایک لمبی انہوں نے فہرست گنوا دی کہ جناب یہ والے سارے کیسز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایف آئی اے تحقیقات کریے یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ کری, آپ نے اس پہ کمیشن بنانا ہے عدالتی تو آپ یقیناً بنا لیں. جیسے ایف اے کچہری پہ کمیشن بنا, حامد میر کے اوپر کمیشن کہا کہ جی 21 دن کے اندر اس کی رپورٹ آ جائے گی, وہ بھی ایک کمیشن بنا. حیات اللہ جرنلسٹ کا مرڈر ہوا اس پہ کمیشن بنا, ایبٹ آباد کمیشن بنا, اس کی رپورٹ ہم آج تک پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لا سکے. بے تحاشا جے آئی ٹیز بنتی ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آتی, آ بھی جائیں تو اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب چودھری نثار صاحب آج ایک اور کمیشن کی بات کر رہے تھے, ساتھ انہوں نے کوئی ذکر کیا چند بزنس مین ملے, انہوں نے بزنس مین کے حوالے سے کیا ذکر کیا وہ میں آپ کو سنا دوں پھر میں آپ کا رسپانس اس پہ لیتا ہوں. اور چند بزنس مین وزیر اعظم سے ملے اس لیے نیب کا یہ بیان آیا تھا, کیا کہتے ہیں چودھری صاحب آئیے سنتے ہیں. چند بڑے بزنس مین ایک سے زیادہ وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انہیں نیب خوف زدہ کر رہی اور ان سے ناانصافی کی جا رہی. اور ایک نے تو میرے سامنے اپنی جو تمام کہانی تھی وہ پرائم منسٹر کے سامنے پیش کی. جس انداز میں انہوں نے کہانی پیش کی وہ یہی لگ رہا تھا کہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی. تو اس تناظر میں پرائم منسٹر نے بات کی. چند بڑے بزنس مین, چند معصوم سے بزنس مین وہ جا کے ملے ایک ایسے وزیر اعظم سے جو خود بھی بزنس مین ہے. دیکھیں پہلی چیز یہ کہ میں ان کا آپ کا بھی جواب دوں, پہلے علی رضا عابدی صاحب اور اپنا کھوسہ صاحب کی. جب تک انٹرنل فیسلیٹیٹر کہیں پہ بھی حملہ ہوتا ہے وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں فارن لوگ جو ہے یہاں پہ انوالومنٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگ جب انوالو ہوتے ہیں تب وہ کامیاب ہوتے ہیں. جیسے آپ نے 4 صدا کا واقعہ دیکھا. مگر کمیشن کے حوالے سے میں سیٹسفائی ہوں کہ پاکستان کے اندر جب بھی کمیشن بنتی ہے تو اس کی رزلٹ نہیں آتی ہے, اور یہ بالکل ہونی چاہیے کہ جب بھی چودھری نثار صاحب جو آج کمیشن کا کہہ رہے ہیں اس کا بھی رزلٹ نہیں آئے گا. چودھری نثار آپ کو ایک تو فخر ہونا چاہیے کہ چودھری نثار جو منسٹر ہے انٹیریئر
पाकिस्तान की तारीख में कम से कम एक ऑनेस्ट बंदा तो है जिन्होंने इस पे हम भी काफी तहकीकात करते रहे, ढूंढेंगे चौधरी निसार से कोई केस मिले, अभी काफी अरसे से नहीं मिला। पासपोर्ट में करप्शन, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में करप्शन, और आप नादरा में हर इदारे में आपको करप्शन नजर आती होगी। FIA के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर मगर अभी वो चीजें नहीं है। इन्होंने FIA की कमीशन की बात की है, बिल्कुल FIA के अंदर अगर इनको लगता है, मगर चौधरी निसार अगर वहां पे बनाएगा, आप बिल्कुल उनके साथ बयान देके और जो भी उनके अंदर इनपुट देना चाहे आप दें, और कमीशन की रिपोर्ट साहब नहीं, मगर मैं आपकी बिजनेसमैन का नाम नहीं बताया आपने। बिजनेसमैन देखो, बिजनेसमैन तो बहुत सारे बड़े कौन से मिले थे? उसका नाम लेने से फायदा नहीं है। चले आप ही नाम ले। राना सनाउल्लाह साहब ने नाज़रीन एक का नाम लिया था, और दुख के साथ राना सनाउल्लाह साहब को कितना दुख हुआ था कि कितने मासूम ये शख्स हैं जो कि खुद बिजनेसमैन है, और जब इनको एक प्राइवेट बैंक दिया गया था तो उसके 8-9 माह बाद करोड़ों रुपए का एक चेक उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, उस वक्त भी वजीर आजम थे, आज भी उनको दिया गया था। वो चेक मेरे पास मौजूद है, किसी दिन नाज़रीन आपको वो भी दिखाऊंगा। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। 25 साल पहले एक ट्रांजैक्शन होती है, और उस ट्रांजैक्शन की बुनियाद के ऊपर आप एक बहुत बड़े जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उस ग्रुप के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं मियां मंशा, उसको आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो आप अपने वेटिंग रूम में बैठाते हैं, फिर उसकी वहां से जो है वो तस्वीरें जारी करवाते हैं, फिर उसके बाद जो अखबारों में खबर लगती है कि जी वो बैठे हैं मुजरिम की तरह से, फिर उनकी बहू बेटियों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है लगी तस्वीरें जो है वो बाहर लीक होती हैं, और उनके मतलब जो है वो छापा जाता है कि जी ये देखें जी उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट है। अब बताएं कि मियां मंशा साहब जो हैं वो जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो उनके भी उतने ही करीब थे वो, और हमारे साथ भी कोई उनका बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं है और बहुत ज्यादा नफरत भी नहीं है। वो एक सरमायाकार हैं, वो एक सनतकार हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर गैर जिम्मेदारी से एक्ट करते हुए जो है ऐसे लोगों को आप बढ़ा देंगे, और वो लोग कहते हैं कि ठीक है जी हम अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के जो हम किसी और जगह चले जाएंगे, तो फिर अगर आप 25-25 साल पहले की ट्रांजैक्शंस को खोलेंगे और बाद में निकलेगा भी कुछ नहीं, बाद में कुछ साबित भी कुछ नहीं होगा मासवाए उन लोगों की तजलील के, तो फिर जनाब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कौन करेगा? यहाँ पे सुन ले, बात सुन ले, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर यहाँ पे बस फिर सिक्योरिटी गार्ड रह जाएंगे और फिर हम रह जाएंगे। फिर बात यह है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ये बयान कतई नैब के ऊपर इन्फ्लुएंस डालना या इंटरवीन करना नहीं था। मैं आपको बताऊं, बिजनेसमैन के अलावा पीपुल्स पार्टी के सिंध के आला मतलब समझने की क़यादत, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट किया कि इस तरीके से नैब ज्यादती कर रही है। जब मैसा की जमहूरियत बना था, मैसा की जमहूरियत में भी ये था कि नैब को फाल करेंगे और कमीशन बनाएंगे। लेकिन मेरा सवाल मगर देखें, आप देखेंगे 5 सवाल ये है, सवाल तो सुन लेना, बाकी अली रजा आब्दी साहब और लतीफ खोसा साहब भी बैठे, उनको भी मैंने लेना है। आपने कह दिया ना 5 साल पहले नैब ने कुछ नहीं किया, अभी भी फिर नैब ने आके काम किया। और आप बात करें लतीफ खोसा साहब इंटीरियर मिनिस्टर की इस्तीफा की बात करा है, जिनकी खुद की लीडर, जिनके मुर्तजा भुट्टो साहब खुद, उन्होंने 5 साल उनके पास हुकूमत रही, अभी 3 साल पर सिंध हुकूमत रही है, उन्होंने उसकी जो है वो तहकीक नहीं की है, तो वो क्या इंटीरियर भी करते हैं। मैं लतीफ खोसा साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, इतने मासूम लोग, मैसेज जो मुझे समझ आ रहा है कि जी अमीर तरीन लोग हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कारोबार भी इनके साथ चलता रहा है, माजी में हमारी डीलिंग रही है, हमें चेक भी ये देते रहे प्राइवेटाइजेशन के कुछ अरसे बाद अपने बैंकों के जरिए, ये अगर कुछ करें और नैब इनकी तहकीकात करे तो इन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए, कुछ पूछगछ नहीं करनी चाहिए। एक गरीब आदमी अगर रोटी चोरी करे तो उसे पुलिस थप्पड़ भी मारेगी, उल्टा भी लटकाएगी, छितरौल भी करेगी। ये मैसेज हम रियासत पर देना चाह रहे हैं। अरशद यार, किस जमाने की बात करते हो, फिर दिल दुखाने की बात करते हो। देखो ये अशराफिया का पाकिस्तान है बाबा, अशराफिया का पाकिस्तान में यही कुछ होगा। आप क्या बातें कर रहे हैं? देखिए प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं धमकी नहीं, और धमकी क्या होती है? और कोई कहता है कि हम उसके जो है अगर नाखून बढ़ गए हैं तो नाखून कुतर देंगे, और किसके नाखून कुतरे जा रहे हैं? लतीफ खोसा साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। अदालत में भी आप बहुत सारे पॉइंट्स उठाते हैं, एक छोटा सा सवाल है, पर काट देंगे, नाखून तराश देंगे, कौन लोग हैं ये?
साफ जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने जिस तनाजुर में बात की थी, नैभी पर बात हुई थी और नैभी की बात हो रही थी कि कमीशन बनाएंगे और इसको जेरे नगी करेंगे और इसको कंट्रोल करेंगे और इसको रेगुलेट करेंगे, हार्नेस करेंगे, चैनलाइज करेंगे। अब भी वही है, ऑन बोर्ड यही है, क्योंकि कमीशन ये जो है इसको नैब के चेयरमैन को ये हटा नहीं सकते हैं, ना उसकी मराहत में कमी कर सकते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पोस्ट है जिसको सिर्फ हटाने का तरीका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत है, जो इनके बस में नहीं है। सो इसकी तो ना बढ़ा सकते हैं म्याद को, ना कम कर सकते हैं। तो उसके तो अब जब एक जिधर से भी हुक्म हुआ कि भाई तुमने आगे भी चलना है, सिर्फ सिंध तक मफकूद नहीं रहना है, तो वो पंजाब में लामहला आने के लिए उन्होंने मीटिंग की। डायरेक्टर जो पंजाब थे जनरल नैब के, उनको हिदायत हुई, हुक्म हुआ। ये बात जो है जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची। उसमें जो सरफहरिस्त मुकदमात थे, जिसमें रायविंड में सड़क का इनके घर जाना था, जिसमें मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, जिसमें राना मशहूद के खिलाफ थे, जिसमें 9 अरब से 45 अरब पे ट्रांजिट रूट का बनना था, जिसमें LNG थी, जिसमें नंदीपुर था, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, आशियाना था, दानिश स्कूल थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें खरबों रुपए का जो है वो स्टैंडर्ड है। अब अगर उनको खोलने पे आपको तकलीफ हो रही है या उन पर आपके पूछल पर पांव आ गया है, तो आपने ये चीखो पुकार कर दी। जब सिंध में हो रहा था तो आप बहुत खुश हो रहे थे और आप तनकीद करते थे कि जी क्यों ये जो है चीख रहे हैं, ये तो जो है साफ होना चाहिए, कौम की आवाज है, कौम की पुकार है, अली रजा आज भी पुकार है। अली रजा आब्दी साहब, आप तो चीजों पे काफी एक सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी कभी कभार रखते हैं। आपको लग रहा है कि लतीफ खोसा साहब इतनी अच्छी उम्दा बातें कर रहे हैं, नैब के हवाले से इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकमुका अभी तक चल रहा है? मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल मुकमका चल रहा है। और अभी कुछ दिनों में जब ये मॉनिटरिंग कमेटी या एक कमीशन जो नैब के ऊपर बनाने की बातें आ रही हैं, उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार वाज़ेह हो जाएगा। इसमें अरशद ये चीज़ें देखने की ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ उस वक्त क्यों जागे जब पंजाब के कुछ बिजनेसमैन इनके पास आए और आके बोलते हैं कि जी नैब ने हमारे ऊपर कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की है। नैब ने तो 150 अफराद की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत पुरानी जमा कराई हुई है और वो उस पर काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि जो सिंध की तरफ सारी तवज्जो डाली हुई है कि यहाँ से किसी तरह पूरे मीडिया को भी और इसको नैब को भी और FIA को भी यहाँ पे लगा के रखें। FIA की बात आती है तो अरशद एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 2015 में सिर्फ एक FIR कटी है FIA की तरफ से, और वो FIR भी उस मर्डर की है जो कि बरतानिया में हुआ है। तो ये तो FIA की सीरियसनेस अगर आप इससे आप देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि चौधरी निसार साहब उसको कैसे चलाना चाह रहे हैं। अब चौधरी निसार साहब ने जब ये नैब की अभी जो एकदम से PM साहब और राना सनाउल्लाह साहब एक्टिवेट हुए, और राना साहब ने तो वाज़े तौर पे कह भी दिया कि मियां मंशा साहब हैं जो कि PIA को खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप उनको इस तरह दबाएंगे और इस तरह करेंगे तो पाकिस्तान एयरवेज को वो कैसे खरीदेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी तरह पर कतरने की कुछ बात की कि जी वो अपने हुदूद में रहें और अपने उसमें रहें। चौधरी निसार साहब ने अप्रूव किए हैं ये केसेस लास्ट वीक, जो कि नैब के हवाले से डिस्कशन हुई थी, उसमें कुछ नए केसेस आए थे और चौधरी निसार साहब ही इसको ड्राइव कर रहे हैं, जो कि नैब की पंजाब में अगर एक्टिविटी होनी है या पंजाब में उन्होंने जाना है, तो इनको तो जो पीपल्स पार्टी अगर ये समझ रही है कि जी हमारी दुम पे पैर रख दिया, तो असल में इनकी दुम पे पैर नहीं रखा गया, वो शेर की दुम पे पैर रखा गया है और वो नवाज शरीफ साहब के जो क्लोज एड्स हैं उनकी तरफ ये बात की कि जी जान अल्लाह को देनी है, हुकूमत आनी जानी चीज है, पार्टियां आनी जानी चीज है, मैंने अल्लाह को जान देनी है, जिसके खिलाफ भी केस होगा वो चलना चाहिए, तो फिर क्रेडिट में जाता है उनके। जी बिल्कुल, ये चौधरी निसार साहब को क्रेडिट जरूर जाता है और मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये अगर पंजाब की तरफ जहाँ पे बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की अभी जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें कमीशन, अगर LNG पे सिर्फ आप आ जाते हैं जो कि कतर से लेनी है, जहाँ के दुनिया का रेट $2 से $3 पर MMBTU है, पाकिस्तान की $6 पे उन्होंने रेट लिया है और वो भी 15 साल का लॉन्ग सेल एग्रीमेंट एक की है। ये तो पाकिस्तान को बर्बाद करने पे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का इससे कोई फायदा नहीं होगा। और अगर चौधरी निसार साहब वाकई में सीरियस हैं तो सबसे पहले जो ये प्रोजेक्ट जो अभी इन पाइपलाइन है
ہیں جن کے انہوں نے PMLN گورنمنٹ نے ان کے لیے سگنیچر کی ہیں، اس کی طرف سے اگر سٹارٹ کرتے ہوئے بیکورڈ چلیں تو پھر ڈاکٹر رمیش صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ علی رضا صاحب، پہلی چیز یہ کہ $4.78 میں ہے، $6 نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی کنورژن کاسٹ ملا کے PSO کا سب کچھ ملا کے بھی ہم 600 روپے میں LNG اس وقت بیچ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کیا یہ پیٹرول کا آئل کا ریٹ صرف $30 پہ رہے گا سارے وقت، یا پھر یہ $100 بھی ٹچ کرے گا جس کو آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کر دی ہے؟ سبجیکٹ ہے، کیونکہ میں تو اکانومسٹ ہوں، اگر اس کے اوپر آئیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، مگر یہ آپ الزامات میگا اسکینڈل پہلی حکومت رہی، آپ نے دیکھا کہ مختلف اسکینڈل کے حوالے سے خبریں آتی گئی، اور وتھ پروف یہاں پہ اس وقت کوئی ایسا میگا اسکینڈل نہیں آیا ہے۔ باتیں ضروری ہے کہ بھائی 35 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے میٹرو کا، تو اس کو 70 ارب روپے کے کہا گیا، تو یہ باتیں ہونا اور پریکٹیکلی بات ہونا۔ دوسری چیز ہے حکومت میں بیٹھے ہیں، ابھی تو پروف فائلیں ریکارڈ جل جاتا ہے۔ میں ایک ویری کوئکلی لطیف کوسا صاحب کو آپ کہیے کہ لاہور میں کوئی ریکارڈ جل جاتے ہیں، یہ کیا کہانی ہے؟ لطیف کوسا صاحب کوئی ریکارڈ جل جاتے ہیں لاہور میں جب بھی کوئی انکوائری ہوتی ہے، کیا واقعی ایسا کوئی جنوں بھوتوں کا وہاں پہ سایہ ہے؟ دیکھیں، یہاں ان کے دور میں کچھ بھی نہیں ہونا ان کے خلاف، میں آپ کو بتا دوں، ریکارڈ بھی جل جانے ہیں، ان کے جو ہے JITs نے بھی ان کو ایگزونریٹ کر دینا ہے، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کبھی سر عام نہیں آئے گی، اس کو پبلش نہیں کیا جائے گا، عدالتوں کی تضحیق کر کے ان پر حملے کر کے ان کو دولخت کر کے ان کو توڑ دیا جائے گا اگر وہ ضرورت اور دلیری سے کوئی کام کرنا چاہیں گی، اور ادروائز قانون اور آئین بھی ترمیم ہو جائے گا۔ یار ارشد، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اشرافیہ کا، شریفوں کا پاکستان ہے، تم کیوں عوام کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو؟ لطیف کوسا صاحب، ہمارا تو کام ہی ہے، ہم نے تو عوام کی بات ہی کرنی ہے، دل ہمارا بھی جلتا ہے، اور جو لوگ عوام کی بات کرتے ہیں، جن کو عوام کا دکھ ہے، یقیناً ان کو بھی اسی طرح دکھ ہوگا۔ ناظرین، یہاں ایک وقفے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان میں جو